अब हम लोग फिर से एक मॉडल पेपर 2 लेकर आ रहे हैं जो 2022 का है। चूँकि देखिए 2022 के एग्ज़ाम में जो पूछा वो क्वेश्चन है वो तो रिपीट नहीं करेगा, लेकिन 2022 का जो मॉडल पेपर है वो रिपीट करेगा। तो क्लास 12th वाले जिनका कल बिजनेस स्टडी है 5 तारीख को, उनके लिए मॉडल पेपर सेट 2 आ रहा है और इसको फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे तो 40 क्वेश्चन यहाँ आप कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही साथ हम लोग सब्जेक्टिव का अलग क्लास ले ही रहे हैं। सब्जेक्टिव का पूरा ओवरऑल सिलेबस 12 चैप्टर का एक साथ लाइव सेशन चल रहा है, जो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में भी मिलेगा। अगर आप लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके पास डाला हुआ है, तो आप देख लीजिए इसी चैनल में। वो लाइव रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअस लाइव चला था, अगर आप जुड़े नहीं पाए होंगे 12 से 2 लाइव चला था, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। पूरा सिलेबस सब्जेक्टिव मोड में एक बार डिस्कस किया जाएगा, तो ओवरऑल अगर आपके दिमाग में सिलेबस सेट हो जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कर पाओगे। और मेरा दावा है कि उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जितना मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे चलते हैं सेट 2 में। सेट 2 में ये सब बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम आप लोगों का समय कम बर्बाद करते हुए और जल्दी से इसका आंसर बताते चले जाए, ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस होता चला जाए। तो सबसे पहले बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो पहला लिखा है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बिल्कुल। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें अगर सही से देखें तो सब का सब सही है, इसमें सब का सब सही है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन क्या होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध अगर लगाएंगे तो प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होता है, उत्पादन अधिक होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन अधिक होता है। आगे लिखा है कि वैज्ञानिक प्रबंध के लगने से श्रमिकों की कार्य की घंटी क्या हुई, कार्य का घंटा कम हो गया। यानी पहले ज़्यादा काम करता था वर्कर, मान लीजिए पहले 10 घंटा काम कराता था, अब जब से साइंटिफिक मैनेजमेंट लगाया तब से उसके वर्किंग आवर कम कर दिए गए, कार्य करने के घंटों में कमी कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अस्थायी योजना का प्रकार नहीं है, यानी कौन फिक्स नहीं रहता है, कौन बदलता रहता है। तो याद रखिएगा इसमें से पॉलिसी ऑब्जेक्टिव फिक्स होने चाहिए, रूल्स फिक्स होने चाहिए, प्रोग्राम बदलता रहता है। प्रोग्राम हमेशा क्या होगा, बदलता रहेगा, क्योंकि ये फिक्स होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। ये प्रोग्राम जो है वो बदलता रहता है, हर बार प्रोग्राम अलग अलग तरीके से होगा, तो इसका आंसर प्रोग्राम होगा। निम्न में से कौन प्रबंध का उद्देश्य है, बताइए। मैनेजमेंट का इसमें कौन उद्देश्य है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी डिटर्मिनेशन, ऑल ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक मैनेजमेंट की बात करें तो एक मैनेजमेंट का इसमें से कौन सा उद्देश्य है ऐसा पूछ रहा है, तो आपको डी ऑप्शन सही नज़र आएगा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि मैनेजमेंट के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, लाभ कमाना भी बिजनेस को है, बिजनेस को लाभ कमा के भी देना है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी, पॉलिसी भी डिटरमाइन करना है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जन्म कहाँ हुआ था। F.W. टेलर, जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है, इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो F.W. टेलर का जन्म हुआ था यूएसए में, याद रखिएगा, फिलाडेल्फिया जगह था, यूएसए के फिलाडेल्फिया में F.W. टेलर का, जिसका F.W. टेलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उनका जन्म हुआ था यूएसए में। बोलता है डॉट 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 का अर्थ किसी काम को समय पर पूरा करना। इसमें से कौन सा ऐसा काम है जिसमें समय पर पूरा करना होगा, इफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस। ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है। आप लोग पढ़े होंगे मैनेजमेंट चैप्टर में दो चीज़, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। इफिशिएंसी क्या बताता है, इफेक्टिवनेस क्या बताता है। तो इफिशिएंसी का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा काम को कर लेना। यानी अगर लागत कम करके आप किसी काम को पूरा कर रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं, तो उसको इफिशिएंसी बोलते हैं। और समय पर काम को पूरा कर रहे हैं तो इफेक्टिवनेस बोलते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। इफेक्टिवनेस बताता है कि समय पर आपको काम पूरा करना। इफिशिएंसी क्या बताता है कि काम को कम से कम लागत में पूरा कैसे करते हैं, वो बताता है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी से पता चलता है कम लागत में काम को कैसे पूरा करेंगे, और इफेक्टिवनेस बताता है कि समय पर लागत काम को कैसे पूरा करेंगे। प्रबंध एक पेशा है, किसने कहा। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, तो अमेरिकन एसोसिएशन का है। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ये बोलता है कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का कहना है। आगे नियोजन गोल ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मेंटल प्रोसेस है, ऑल ऑफ दीज। अगर सही से देखेंगे तो प्लान जाएगा ऑल ऑफ दीज में। प्लानिंग क्या होता है, ऑल ऑफ दीज में चला जाएगा, सब हो। प्लान जो है हमारा गोल ओरिएंटेड भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, मेंटल प्रोसेस भी। एक अच्छा प्लान क्या होना चाहिए, खर्चीला होना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए या संकीर्ण। तो एक अच्छा प्लान हमेशा बैलेंस होना चाहिए। एक अच्छा प्लान हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आगे बोलता है सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बताइए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति के पास सारा अधिकार रहना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति के पास सारा अधिकार रहना। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, ये तो होगा नहीं डिस्पर्सन,
सेंट्रलाइजेशन का मतलब एक व्यक्ति के पास सारा अधिकार रहना, उसको हम लोग बोल सकते हैं अधिकार का धारण। सेंट्रलाइजेशन का मतलब था रिटेंशन ऑफ ऑथोरिटी। अगर हम अधिकार अपने पास ही रखते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और अगर सारा अधिकार अपने पास न रखे, कुछ अधिकार अपने जूनियर को दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। और अगर सारा अधिकार मेरे पास ही रहेगा तो उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। तो यहाँ आगे बोलता है कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ भी सकते हो, नहीं भी जुड़ सकते। तो इनफॉर्मल में आप अपनी मर्जी का चला सकते हैं, जो करना है कीजिए, लेकिन फॉर्मल में आप अपनी मर्जी का नहीं चला सकते। जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है 12 का। 13, अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएँ होती है। अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें पावर्स क्या होगा? अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें पावर क्या होगा? पावर किस तरह का आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोगों के पास पावर बराबर होता है। सारे लोगों के पास पावर क्या होता है? बराबर। अब सिंपल देखिए कि कोई ऐसा संगठन जिसका कोई लीडर नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है, वैसे संगठन में पावर सबके पास बराबर होगा। लेकिन अगर हम ये जो इनफॉर्मल है उस जगह पे फॉर्मल करेंगे तो फॉर्मल में क्या होता है, जो पावर्स होते हैं उसको डिसेंट्रलाइज किया जाता है। नहीं, सबसे ज़्यादा पावर ऊपर वाले के पास रहेगा, फिर नीचे वाले के पास, उसके बाद नीचे वाले के पास, उसके बाद नीचे। लेकिन जहाँ इनफॉर्मल है, जहाँ कोई सिस्टम नहीं, कोई मालिक नहीं है, तो वहाँ इस तरह से पावर रहता है, सबके पास इक्वल रहेगा, सब बराबर है, कोई किसी का बात नहीं सुनता है। आखिर बोलता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्य के लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता? इसमें से कौन सा ऐसा काम है? ये तो पिछले वाले सेट में भी था, जो सेक्रेट वर्क है ना, उसके लिए कभी भी हम लोग पावर ट्रांसफ़र नहीं करते। नियुक्तिकरण पर किया गया व्यय यानी मनी स्पेंड और स्टाफिंग इज वेस्टेज अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट, अगर हम वर्कर को लाने के पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको ट्रेंड करने के पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये मेरा विनियोग है, ये मेरा विनियोजन है, इन्वेस्टमेंट है, ये वेस्टेज नहीं है। आगे बोलता है कि नियुक्तिकरण, ये भी देखिए पिछले बार था। स्टाफिंग क्या है? ऑल ऑफ दिस, पिछले वाले सेट में भी था। कर्मचारियों पर प्रशिक्षण क्या है? कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक है, ये भी पिछले सेट में दिया हुआ था। कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक है। कर्मचारी विकास में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये भी सब पिछले सेट में था। प्रमोशन सम्मिलित है, ट्रेनिंग सम्मिलित है, ट्रांसफ़र सम्मिलित है, लेकिन रिटायरमेंट सम्मिलित नहीं है। उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, इज अ पार्ट ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है। आगे लिखा है नियुक्तिकरण के अंतर्गत चयन किया जाता है। किसका चयन किया जाता है नियुक्तिकरण के अंतर्गत? बोलता है स्टाफिंग सिलेक्शन इज डन। किस लेवल पर काम किया जाता है? तो याद रखिए, ये पिछले सेट में भी था, स्टाफिंग हर लेवल पर काम करता है, ऑल ऑफ दीज होगा। निम्न में से कौन सा कार्य पर प्रशिक्षण की विधि नहीं है? कौन ऐसा है जो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग? ऑन द जॉब मतलब काम करके सीखने का, इसमें से कौन सा मेथड नहीं? किस में काम करके सीखना नहीं जाता है? तो इंडक्शन ट्रेनिंग में, वर्चुअल ट्रेनिंग में, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में या कॉन्फ्रेंस में। तो ध्यान दीजिएगा, काम करके सीखने का प्रशिक्षण एक इसी के अंदर नहीं होता है। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? सब बैठा हुआ है, एक व्यक्ति अपना विचार रखा, सब लोग सुना उसको, तो कहाँ काम करके सीखा? लेकिन ये तीनों ऐसा ट्रेनिंग है जिसमें आपको काम करके सीखना होगा, यानी खुद करना होगा और सीखना होगा। तो कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं है, ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड, मानव संसाधन प्रबंध में रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है। अब यहाँ रिक्रूटमेंट, यहाँ ट्रेनिंग होना चाहिए, गलती से रिक्रूटमेंट लिखा गया, ट्रेनिंग होगा ना, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ऑल ऑफ दीज, उसको चेंज कर लीजिए, वहाँ गलती है। 23 में बोलता है पदोन्नति और स्थानांतरण कर्मचारियों के भर्ती के मुख्य स्रोत हैं। अगर आप देखें तो प्रमोशन और ट्रांसफ़र, ये दोनों हमारा इंटरनल सोर्स है। इंटरनल मतलब है कंपनी के अंदर के लोगों को अगर नौकरी देनी है तो आप या तो प्रमोशन करिए या तो ट्रांसफ़र करिए। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ या इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये आंतरिक भर्ती है। बाह्य भर्ती मतलब बाहर से लोगों को लाना है, तो बाहर से लोगों को लाएंगे तो प्रमोशन और ट्रांसफ़र का बात ही नहीं आएगा। किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना क्या कहलाता है? ट्रांसफ़र कहलाता है। रेजिग्नेशन तो होगा नहीं, ये नन ऑफ दीज होगा नहीं, रिजाइन करना तो होगा नहीं, बोथ हो ही नहीं सकता। ट्रांसफ़र एक जगह से, मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट में, उसको उठा के सेल डिपार्टमेंट में डाल दिए, तो एक काम से हटाए दूसरे काम में लगा दिए, उसको ट्रांसफ़र बोलते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब है एक काम से हटा के दूसरे काम में लगा देना। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है?
संगठन के जीवन में नियोजन कितने बार किया जाता है, यानी प्लान कितने बार करते हैं। ये भी देखिए पिछले सेट में था। अगर हम संगठन के जीवन में देखें तो प्लान हमेशा कंटिन्यूअसली होना चाहिए, प्लान हमेशा होना चाहिए। 26 नंबर में निम्नलिखित में से कौन योजना का वह प्रकार है जो प्रतिद्वंदियों की योजनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी। जो हमारा कंपटीटर का प्लान है उसको ध्यान में रख के अगर हम अपना प्लान बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं मोर्चाबंदी, यानी उसके प्लान को ख़त्म कर देंगे, ऐसा प्लान बनाएंगे। इसको बोलते हैं सामने वाले के प्लान को ध्यान में रख के अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। आप लोग मैच वगैरह में देखिएगा, इंडिया पाकिस्तान के मैच में स्ट्रैटेजी दिखेगा कि भाई पाकिस्तान वाला लोग ऐसा कर रहा है तो इंडिया वाला लोग और मेहनत करता है, इंडिया वाला ऐसा कर रहा है तो पाकिस्तान वाला और मेहनत करता है कि कैसे उसके प्लान को हम ध्वस्त कर देंगे। बोलता है नियुक्तिकरण क्या है, ये भी पिछले सेट में था। बोलता है व्यक्तियों को काम पर लगाना, स्टाफिंग क्या है, व्यक्तियों को काम पर लगाना। अच्छा, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अनौपचारिक संगठन ऐसे है जो अफवाहों को ज़्यादा ध्यान देता है। अफवाह को बढ़ावा देने वाले संगठन का नाम है अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकरेजिंग र्यूमर्स इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो र्यूमर को ज़्यादा वैल्यू देता है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। 29 में बोल रहा है अधिकार के भारार्पण का आशय क्या है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, वर्क रिलेटेड अथॉरिटी। तो बोल रहा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। काम हम नीचे वाले को देंगे और रिलेटेड अथॉरिटी भी हम डेलीगेट करेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि हम नीचे वाले को काम भी देंगे और उससे रिलेटेड अधिकार भी देंगे। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ अथॉरिटी का भी ट्रांसफ़र किया जाए। ध्यान दीजिएगा, ये भी पिछले सेट में था। जल्दी जल्दी कर दे रहे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, ताकि आज आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारा प्रैक्टिस कर लें। कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश्ड। बोलता है कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होना चाहिए, बिटवीन डिपार्टमेंट, बिटवीन ग्रुप, बिटवीन मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज, सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। सुपरवाइजर्स कम अंडर द मैनेजमेंट ऑफ। सुपरवाइजर किसके अंदर आता है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है। सुपरवाइजर किसके अंदर आता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है। सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। 33 में परिभाषा पूछ दिया कि ये परिभाषा किसका दिया हुआ है, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू डॉट 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 मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज इन अ ग्रुप। किसका परिभाषा है, तो ये कुंटजेम ओडोनेल का परिभाषा है। ये परिभाषा किसका है, कुंटजेम ओडोनेल का परिभाषा है, ये याद रखिएगा। ये परिभाषा कुंटजेम ओडोनेल का परिभाषा है। 34 नंबर में बोलता है कि गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है, यह कथन ड्रकर का है। किसका है, आगे देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन तो अभी आगे है। यह कथन ड्रकर का है, ड्रकर का कहना ये है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है उपक्रम में संगठन की स्थापना कब करता है, बताइए। ऑर्गेनाइजेशन कौन सेट करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और नन ऑफ दीज। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेट करने का काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। वो ना सेट करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन सेट करने का काम हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट का रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो बड़ी योजना बनाई जाती है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कार्यक्रम के रूप में जानते हैं, प्रोग्राम के रूप में जानते हैं। बड़ी योजना जहां हम संगठन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। विच ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का पहला इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो पहला ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना। देखिए सबसे पहला है, कोर्स नहीं बेस्ट नहीं है, यहाँ देखिए सबसे पहला प्लान ये है कि आप डिटरमाइन करो ऑब्जेक्टिव, क्यों आप कर रहे हो। पहला ये होगा, उसके बाद सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा ये होगा, तीसरा ये अगर सीक्वेंस लगाना, और चौथा ये। 4 ही नहीं होता, वैसे 8-9 होते हैं, लेकिन अगर ये चारों के बारे में बात करें तो ये चारों इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा। किसके द्वारा प्रबंध का स्वतः विस्तार हो जाता है, इसमें से कौन है जिसके कारण मैनेजमेंट का अपने आप विस्तार हो जाता है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा मैनेजमेंट का स्वतः विस्तार हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। आप अपने पावर नीचे डालिए ना, अपने आप बढ़ता चला जाएगा मैनेजमेंट। तो जैसे जिस दिन आप डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे आपका पार्टी, आज पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी जो एक क्षेत्र तक सीमित है, इसीलिए क्योंकि ये नहीं करता है, वो बोलता है सब पावर मेरे पास रहेगा। तो भाई सब पावर रहेगा तो सब राज्य आप नहीं संभालोगे, अलग अलग व्यक्ति को पावर देना होगा। एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी के आदेश प्राप्त होने चाहिए।
मतलब एक व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए, ऐसा किस में बताया गया? एक मतलब मान लीजिए नीचे एक वर्कर काम कर, उसको ऊपर जो लीडर है ना, वो एक ही लीडर उसको सारा बात बताए, दूसरे लीडर उसको मॉनिटर नहीं करे, तो सारा आदेश एक व्यक्ति से प्राप्त होना चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड। और निम्न में से कौन योजना का प्रकार नहीं, कौन इसमें से प्लान नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, मोटिवेशन कोई योजना नहीं होती। बाकी प्रोग्राम, प्रोसीजर और बजट योजना होता है, मोटिवेशन कोई योजना नहीं होती है। तो ये हम लोगों ने 40 क्वेश्चन और कर लिया, और फिर 40 क्वेश्चन आपके बीच लेकर आएंगे। अगर आप सारे को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि पहले पढ़ा हुआ ठीक है, लास्ट टाइम में जो रिवीजन होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और सारे बच्चों को उसी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसको एकदम देखिए और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करके जाइए।